हेलो फ्रेंड्स, 50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जीके जीएस के हर सब्जेक्ट को जोड़ने का एक प्रयास और ये एक सेट नंबर 130वां है। इसका पीडीएफ आप जरूर अवेलेबल करवा दीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। पीडीएफ विदाउट सोल्यूशन किया हुआ और सोल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ले लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, बिहार बीएसएससी बिहार सचिवालय सहायक का मेंस का एग्जाम कल ही है 23 तारीख को। तो जिनका ये एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सेट प्रैक्टिस आप पूरा का पूरा देखे होंगे, हमारी सेट प्रैक्टिस अगर आपके पास पहुंची होगी तो निश्चित तौर पर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बिहार एसएससी के लिए नहीं, बिहार में आयोजित होने वाले हर प्रकार के एग्जाम्स को कैरी करेगा। इसके अलावा यह एसएससी के लिए भी कैरी करेगा, रेलवे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सिद्ध होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड भी है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। प्लस इसमें एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन को भी हम डाल के रखते हैं, तो आपको साथ साथ में उसका भी रिवीजन होता है। फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम्स कहेंगे कि वैकेंसी अपने समय पर आएगा भी, उसका फॉर्म भी अप्लाई होगा, क्लियर, एग्जाम्स भी होगा, लेकिन आप रिजल्ट के पीछे न रहें, इसके लिए हम मेहनत करके दे रहे हैं आपको। सिर्फ आपको करना इतना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को ले लेना है। यूट्यूब पर इसका पूरा वीडियो सुनने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्यूशन पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आगामी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस के हर पोर्शन में किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा, जितना अच्छा से सॉल्यूशन हम आपको करके दे रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो मेहनत से तैयार करते ही हैं कंटेंट को और आगे करते रहेंगे। फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगामी एग्जाम्स के ट्रेंडिंग क्वेश्चन के लिए और खूब अच्छे कंटेंट के लिए। आपकी तैयारी बेहतर हो। बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से बीएसएससी का, जिनका मेंस का एग्जाम है, और खूब बढ़िया से आज आराम से सोइए और कल एग्जाम फ्रेश मूड में दीजिए। क्लियर। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, पहला क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किसके द्वारा? कौन सा टेस्ट के द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जा सकता है? ध्यान देंगे, ऑप्शन में ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, एक मशीनी युक्ति होती है। एक ध्यान रखेंगे, विद्युत मस्तिष्क लेखन जिसका हिंदी होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। ईईजी यह मस्तिष्क के क्रियाकलापों को रिकॉर्ड करता है और एक विद्युत कार्यकी विधि का प्रयोग करता है। इस टेस्ट की सहायता से मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता चलाया जाता है, यह पता लगता है। दूसरा एक चीज और है इसी पर आधारित, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी को और हम ईकेजी के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम याद रखेंगे, ईसीजी और ईकेजी दोनों। और इसका काम होता है कि इसका प्रयोग डॉक्टरों के द्वारा किसी व्यक्ति की हृदय की गति अगर टेस्ट करनी है कि हृदय की गति लयबद्ध तरीके से चल रही है या किसी प्रकार का दिक्कत है, तो उसमें ईसीजी टेस्ट किया जाता है। जैसे सरकारी जॉब में जाते हैं तो मेडिकल में जब होता है तो ईसीजी टेस्ट किया जाता है, हृदय का धड़कन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्लियर। आप ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन के बाद इसका हृदय का धड़कन नहीं चलना शुरू बंद हो जाए, क्लियर, या उठा पटक हो जाए, लय बरकरार नहीं रह पाए, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? तो मेडिकल टेस्ट में ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक युक्ति का प्रयोग करके ईसीजी टेस्ट किया जाता है, जिसके तहत दिल जो होता है, हृदय जो होता है, उसका टेस्ट किया जाता है कि सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा का सदस्य का चुनाव जो हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का गठन या इसका चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन संस्तुति के आधार पर किया गया था, और यह प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे इसके सदस्य। इस चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित कुल 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और छोटे दलों व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। इसी में क्वेश्चन आपका एक पूछता है कि संविधान सभा में बीआर अम्बेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो ध्यान देंगे, पश्चिम बंगाल से हुआ था।
B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मधुबनी जिले के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं किया हुआ है? 4 कथन है, 4 में से एक कथन गलत है मधुबनी जिला के बारे में, उस कथन की आपको पहचान करना है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, वहां भी क्वेश्चन में अगर इस तरीका का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में सही नहीं है तो इस चीज को जरूर गौर कीजिएगा। आप सही है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, काफी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हम भूल जाते हैं ऑप्शन मिलाते समय। क्लियर। तो उसको बड़ा बारीकी से ये सब चीज को देखिएगा। तो सही नहीं है कौन? मधुबनी जिला के बारे में ध्यान दीजिएगा, यह जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ही सही है, यह जिला जो है वो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह कपिलेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। यहाँ पे मधुबनी जिला में भगवान शिव को समर्पित कपिलेश्वर नाथ मंदिर भी स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है, सुखेत मॉडल की अवधारणा इस जिले से संबंधित है, ये भी कथन है। हम आगे चर्चा करेंगे ये सुखेत मॉडल क्या है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा है, हलेश्वर स्थान इसी जिला में स्थित है। ये कथन, चौथा कथन जो है वो मधुबनी जिला के बारे में बिल्कुल ही गलत कथन है क्योंकि हलेश्वर स्थान भगवान शिव को समर्पित स्थान है। यह एक मंदिर है हलेश्वर नाथ मंदिर और यह सीतामढ़ी जिला में स्थित है। तो ध्यान देंगे, चौथा कथन गलत हो गया। अब बारी बारी से जरा देखेंगे, जिसमें से सुखेत मॉडल को जरूर देखेंगे। सुखेत मॉडल की चर्चा करते हैं तो इसका नाम बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत गांव के नाम पर रखा गया है। इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा समस्तीपुर में स्थित है, इसके वैज्ञानिकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यह किसानों को स्वच्छता और जैविक खाद को बढ़ावा दे रही है। इससे गांव को प्रदूषित, सुखेत गांव को जो कहां स्थित है मधुबनी जिला में, सुखेत गांव को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में भी मदद मिल रही है। अब इसमें हो क्या रहा है जरा इसको देखिएगा। इस परियोजना के तहत घर घर जाकर घरों से कूड़ा करकट, जो कूड़ा और कचरा होता है उसको, और गोबर, कूड़ा कचरा और गोबर को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसे वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद में बदल दिया जाता है। कहां के वैज्ञानिकों के द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा। क्लियर। इसे जैविक खाद में बदल दिया जा रहा है तथा जैविक खाद की बिक्री कर दी जा रही है और इस बिक्री से जो आय हो रहा है उस आय से ही उस गांव के हर परिवार को कचरे और गोबर के बदले हर 2 महीने पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर। तो काफी अच्छा ये सुखेत मॉडल है, जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फुलवरिया नदी जो है वहां पर सुखलदरी जलप्रपात जो है वो स्थित है। ये फुलवरिया नदी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होती है। बिहार के कैमूर जिला में दुर्गावती जलप्रपात है, ध्यान रखेंगे इसी से रिलेटेड। बिहार के कैमूर जिला में दुर्गावती जलप्रपात है जो 90 मीटर ऊंचा है और यह खादरपोह में गिरता है। इसी के निकट फुलवरिया नदी पर जियार खुंड का एक छोटा सा जलप्रपात है, इसे ही सुखल दरी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में किया गया था? शाहजहां के शासनकाल में इसके पुत्र दारा सिकोह के द्वारा उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद सिर ए अकबर, हिंदी में जिसे कहा जाता है महान रहस्य, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। क्लियर। और ध्यान रखेंगे, दारा सिकोह को शाह ए बुलंद इकबाल के नाम से या किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, शाहजहां का शासनकाल जो रहा 1627 से लेकर 1657 ईस्वी के बीच रहा था। मुगल सम्राट अकबर की अगर बात करें तो इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, जिसके तहत ही नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। ध्यान देंगे, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्जनामा के नाम से या हिंदी में कहेंगे तो युद्धों की पुस्तक के नाम से किया गया था। अकबर के शासनकाल में ही पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद भी हुआ। अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया, जबकि मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश के नाम से किया। साथ ही हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिनी का अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजूक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा थी, तुजूक ए बाबरी बाबरनामा के नाम से किया था फारसी भाषा में अनुवाद।
तथा फैजी ने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। एक बात और ध्यान रखेंगे कि फैजी ने ही अकबर के शासनकाल में सूरदास के द्वारा रचित नल दमयंती नामक पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद सहेली के नाम से किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI को जारी किया जाता है। अब ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के दोनों के साथ मिलकर, ये दोनों संस्था UNDP और एक OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। ध्यान देंगे 2022 में इसके आंकड़े के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा 22.8 करोड़ गरीब लोग जो है वो भारत में निवास करते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर विश्व में नाइजीरिया का स्थान आता है जहां 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक कार्यक्रम है, वैश्विक विकास कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति लद्दाख की भाषा से संरक्षण से संबंधित है? लद्दाख की जो भाषा है उसे संरक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता में तो जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक भाषा का संरक्षण लद्दाख में समिति का गठन किया गया है। जनवरी 2021 में इस समिति का गठन किया गया था। वहां के भूमि के संरक्षण के लिए लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, क्लियर। ध्यान देंगे फिर से, जनवरी 2021 में केंद्रीय सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृत और भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय गृह राज्य सचिव जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गंगेश है। तो गंगेश उपाध्याय को नव्य न्याय का प्रवर्तक माना जाता है। नव्य न्याय का प्रवर्तक 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय के द्वारा किया गया था। इस गंगेश उपाध्याय की पुस्तक तत्व चिंतामणि है, इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है। यानी नव्य न्याय संप्रदाय का एक बहुत ही मानक पुस्तक है तत्व चिंतामणि, जिसकी रचना गंगेश उपाध्याय के द्वारा किया गया है। नव्य न्याय जो है वो न्याय दर्शन की एक परवर्ती शाखा के रूप में जाना जाता है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कपिल मुनि थे। बिहार के मिथिला एवं बंगाल में नवद्वीप जो है इसके पठन पाठन का केंद्र हुआ करता था, बिहार का मिथिला एवं बंगाल क्षेत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो एक आउट डिवाइस का एक प्रकार होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इंपैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कंप्यूटर प्रिंटिंग तकनीक होता है जिसमें अपेक्षाकृत कम रिजोल्यूशन वाले लेआउट के साथ डॉट मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए सतह पर स्याही लगाई जाती है। क्लियर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट्स के रूप में आउटपुट देता है जिससे किसी भी अक्षर आकार की प्रिंटिंग की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के वे भाग ये होते हैं जो सूचना प्रोसेस करने का काम करता है। मेमोरी डिवाइस का काम ही होता है स्टोरेज का काम करना, ये डेटा को स्टोरेज करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोरेज करने का काम करता है। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से किसी भी डेटा को कंप्यूटर में एंट्री कराया जाता है, यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होता है। क्लियर। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सड़क की तुलना में बर्फ पर घर्षण जो होता है वो कम होता है, सड़क पर घर्षण ज्यादा होता है, जिसके कारण से सड़क पर चलना बर्फ की तुलना में ज्यादा आसान होता है। तो ये काम होता है घर्षण का। क्लियर। अब इसी में जरा ध्यान दीजिएगा, घर्षण के कई प्रकार देखने को मिलता है, जैसे चरम घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, विसर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन
और लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। ये सभी घर्षण के प्रकार होते हैं। क्लियर। और ध्यान दीजिए, घर्षण के प्रकार में जो घटते हुए घर्षण के प्रकार है, सबसे ज्यादा जो घर्षण का रूप है, सबसे जो चरम रूप है वो चरम घर्षण है, लिफ्टिंग फ्रिक्शन है। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गतिक घर्षण, चौथे स्थान पर विसर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण पांचवें स्थान पर आता है। तो घर्षण कुल 5 प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध इनमें से किससे है? बौद्ध, जैन, गीता या वेदांत? तो बौद्ध से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक होता है, यह सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था, जिसे भी क्षण भंगुरवाद के नाम से जाना जाता है। जो संसार है वह अस्थिर और क्षणिक है, इसे भी क्षण भंगुरवाद के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है उलट पुलट के कि क्षण भंगुरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। क्लियर। प्रतीत के समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत के समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती है। प्रतीत का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का मतलब होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 सेंटीमीटर भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 200 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है जम्मू कश्मीर राज्य भारत का। क्लियर। 200 मिलीमीटर बारिश होती है। ध्यान देंगे, भारत में वर्षा का वितरण जो है वो बहुत असमान है, यानी अलग अलग है। जहां एक और राजस्थान के अधिकांश भाग में 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसके विपरीत असम के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, मिजोरम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में औसतन 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश हो जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है, जबकि जम्मू कश्मीर और लेह में वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है या इससे भी कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया है? राज्यों का प्रतिनिधित्व जो राज्यसभा में जो है वो राज्यों के जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया गया है। जरा राज्यसभा के बारे में समझेंगे तो भारतीय संविधान का अनुसूची 4 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान की चर्चा करता है। इसमें स्पष्ट कहा गया है, यानी अनुसूची 4 में कहा गया कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, लेकिन वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो 245 है। अब इन 245 में 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी? बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, हर घर जल मिशन, शिक्षा सबके द्वारा मिशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन मिशन। कौन सा मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी? तो ध्यान देंगे, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है उसकी शुरुआत जो है, उसकी घोषणा जो है वो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 15 अगस्त 2021 को। क्लियर। इस मिशन को देश में ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। दूसरी बात और देख लेते हैं, हर घर जल मिशन, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया था, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हो गई थी, लेकिन पीएम मोदी द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को और अधिक तेजी से गति मिल पाया था। क्लियर। हालांकि इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हो गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और उस समय तत्कालिक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन काल लगाया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो बिहार के राज्यपाल थे।
जबकि बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। क्लियर। यह राष्ट्रपति के शासन जो है बिहार में, जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, वो 8 महीने तक चला था और 26 फरवरी 1969 ईस्वी को समाप्त हो गया था। आप ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। अगर किसी भी राज्य में राज्यपाल को ऐसा लगे कि अनुच्छेद 355 और 365 का हनन किया जा रहा है, यानी शासन तंत्र कानूनी व्यवस्था के आधार पर नहीं चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्लियर। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जून 2023 में कोलंबो की परिचालन यात्रा पर जाने के लिए तैयार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। INS बगीर है। INS बगीर जो है वो जून 2023 में कोलंबो की परिचालन यात्रा पर जाने को तैयार था या गया था। भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी INS बगीर 19 जून से 22 जून तक कोलंबो की परिचालन यात्रा पर जाने के लिए तैयार किया गया था। तो जून चूंकि पार हो गया तो किया गया था। यह यात्रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण की स्मृति में किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 2023 जिसका विषय जो है वो ग्लोबल ओशन रिंग रहा था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को उनकी साझा खोज में जोड़ना है, जो भारत की चल रही G20 अध्यक्षता और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ प्रतिध्वनित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पानी पर तैरती है जबकि पानी में पारे पर तैरती है लोहे की कील, लेकिन पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पारे की तुलना में लोहा का घनत्व कम होता है, अतः वह उसका कील लोहा पानी पर तैरता है। लेकिन जल की तुलना में लोहा के कील का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण से वह पानी में डूब जाता है। ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपका निकलेगा क्या कि लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। अब जहां कम होता है वहां तैरेगा, जहां अधिक रहेगा घनत्व वहां क्या होगा? वह डूब जाता है। क्लियर। यही आंसर सही होगा। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक हो जाए तो वह वस्तु उस द्रव्य में डूब जाएगा, क्योंकि वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसे लोहे का जहाज जो है वो जल पर तैरता है जबकि लोहे की कील जल में डूब जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में ज्यादा पाया जाता है? तो ध्यान देंगे, धारवाड़ की श्रेणियों में लौह अयस्क जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है और यह धारवाड़ शैल तंत्र जो है वो ज्यादातर कर्नाटक में पाया जाता है और कर्नाटक के धारवाड़ प्रदेश से ही ऐसे क्षेत्र को धारवाड़ शैल क्षेत्र के रूप में जाना गया है। साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान तथा गोवा में भी लौह अयस्क भंडार पाया गया है। इन क्षेत्रों में पूरे भारत में लगभग अगर सभी क्षेत्रों को मिला दिया जाए, जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गोवा के क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो 95% लौह अयस्क का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों से होता है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड में चिड़िया की खादानें भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खादान है, जिसमें से 2000 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार पाया गया है। झारखंड में हेमेटाइट अयस्क का भंडार सबसे ज्यादा मिलता है। ध्यान रखेंगे, गोंडवाना शैल तंत्र जो है वो कोयला के उत्पादन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है और कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है वो झारखंड में होता है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ में होता है। क्लियर। भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना जो हुई थी वो 1948 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? चीन में 72 व्यापारी का एक झुंड भेजा गया था, एक मंडल भेजा गया था। 72 व्यापारियों का मंडल वह कुलोतुंग फर्स्ट, चोल शासक कुलोतुंग फर्स्ट, जिनका शासनकाल 1070 ईस्वी से लेकर 1122 ईस्वी तक रहा था, जिसका प्रारंभिक नाम जो था कुलोतुंग फर्स्ट का वो राजेंद्र चोल द्वितीय था, जिसने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। यह दूत मंडल एक व्यापारिक शिष्टमंडल था जिसे तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हालांकि इसके पहले राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने भी चीन में अपने राजदूत भेजे थे। क्लियर। कुलोतुंग फर्स्ट की बात करें तो इसने पथकर यानी चुंगी जो होता है, पथकर टोल टैक्स जिसको कहा जाता है, उसको कुलोतुंग फर्स्ट ने समाप्त कर दिया था। कुलोतुंग फर्स्ट ने सुंगमत वीर्त तीर्थ, ध्यान देंगे,
प्लूटो फर्स्ट जो था उन्होंने सुंगमत वीर्त की उपाधि धारण की थी। इसने चिदम्बरम के मंदिर और श्रीरंगम की समाधि का वर्धन करवाया था, यानी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कोरोना काल के दौरान किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं बिहार में प्रारंभ की गई है, वह किस नाम से प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान देंगे, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, दूरदर्शन पर यह शुरू किया गया था। ध्यान देंगे 2021 में, कोरोना काल में मई 2021 में कक्षाएं 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए डीडी बिहार पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के तहत कक्षाएं प्रसारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 314 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था या गठन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में? क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ भी विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति की नियुक्ति का उपबंध जो किया गया वो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। 344 के अंतर्गत किया गया है। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे, एक राजकीय भाषा आयोग का गठन, ये क्वेश्चन में 344 बनाएंगे। क्लियर? प्रथम राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी में श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो आपका आंसर निकल गया, किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था? श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में गठन किया गया था। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 ईस्वी में दिया था, जिसे संसद के समक्ष 1957 ईस्वी में रखा गया और संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी परीक्षा की गई। भारतीय संविधान में राजभाषा आयोग की चर्चा भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में चर्चा किया गया। क्लियर? भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताई अहोम और मटक समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ताई अहोम और मटक समुदाय का संबंध जो है वो ध्यान देंगे असम, पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम राज्य से संबंधित है। हाल ही में इस समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की मांग की जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किए थे? तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो ध्यान देंगे भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किए थे। सहकारी खेती का क्या मतलब होता है या सहकारी कृषि क्या होता है? तो उस संगठन से इसका संबंध होता है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। सहकारी कृषि के सदस्य को उनके श्रम तथा भूमि के स्वामित्व के अनुपात में लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होती है तथा सदस्य इस समिति से अलग होने के लिए स्वतंत्र होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस इंजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डैमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज तथा कार्बोरेटर की खोज किया गया था। अब गैस इंजन की खोज डैमलर जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के डैमलर के द्वारा 1885 ईस्वी में गैस इंजन की खोज किया गया, जबकि डैमलर के द्वारा ही कार्बोरेटर की खोज 1876 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? रुडोल्फ डीजल की अगर बात करें तो ये भी जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार 1895 ईस्वी में किया था। हम्फ्री डेवी जो ब्रिटेन की वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेफ्टी लैंप की खोज 1816 ईस्वी में किया था और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1834 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी जो है वो गंगा के दक्षिणी भाग में प्रवाहित नहीं होती है? बागमती नदी जो है वो गंगा के दक्षिणी मैदान से प्रवाहित होने वाली नदी नहीं होती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि बिहार की नदियों को दो भाग में बांटा गया है, एक हिमालय से निकलने वाली नदी और दूसरा होता है पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। तो हिमालय से जो नदी निकलती है और गंगा के उत्तरी मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है, यह नदी है सरयू नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, बलान नदी, कोशी तथा महानंदा नदी है। क्लियर? क्लियर हो गए? अब दूसरी नदी जो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है और यह उत्तरी दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई दक्षिणी गंगा से मिलकर उत्तर की ओर बहती है और गंगा में और इसकी सहायक नदी में मिल जाती है, जैसे सोन नदी, उत्तरी कोलन नदी, चरण नदी, पैमार नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, पंचाने नदी और कर्मनाशा नदी। ये सभी नदियां जो है
वो दक्षिणी गंगा से निकलकर उत्तर की ओर गंगा में और इसकी सहायक नदी में मिल जाती है। ये पठारी नदियां होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 का विषय इनमें से कौन सा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 का विषय यानी थीम जो है वो चलो चले, चलो चले। ध्यान देंगे, लेट्स मूव, चलो चले। हर साल 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में पेरिस में पियरे डी कुबर्टीन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। और जनवरी 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के सेंट मोरित्ज में 42वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की स्थापना करके ओलंपिक आंदोलन के जन्म को मनाने का निर्णय लिया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक 2023 का विषय यानी थीम जो है वो लेट्स मूव यानी चलो चले है। ओलंपिक खेल का पहला आयोजन एथेंस में हुआ था 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेल का एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 ईस्वी में। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत बैरन पियरे डी कुबर्टीन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में बनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का जो थीम था वो एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती है वो कौन सी पवन कहलाती है? तो उसे व्यापारिक पवन कहा जाता है। पवन तीन प्रकार के, एक स्थायी पवन, दूसरा अस्थायी पवन और तीसरा स्थानीय पवन। तो व्यापारिक पवन जो होता है वो अस्थायी पवन होता है। सालों भर इसकी दिशा एक ही दिशा में होती है। इसकी गति जो होती है व्यापारिक पवन की एक ही दिशा में होती है। क्लियर। और अस्थायी पवन भी कई प्रकार का, जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वा पवन, ये सभी अस्थायी पवन के उदाहरण होते हैं जो सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, उसे अस्थायी पवन कहा जाता है। और व्यापारिक पवन उसी में से एक है। व्यापारिक पवन यानी ट्रेड वाइंड की अगर बात करें तो यह पवन दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर पवन यह चलती है। क्लियर। अब देखेंगे कोरियोलिस बल के और फेरल नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में यह व्यापारिक पवन जो होता है वो अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है यानी मुड़ जाती है। क्लियर। पछुआ पवन की बात करेंगे तो वेस्टर्न वाइंड होता है। यह पवन दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब यानी 30 डिग्री अक्षांश की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यानी कि 40 से 60 डिग्री अक्षांश की ओर सालों भर बहती है। ध्यान रखेंगे, पछुआ पवन को ही अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि 40 डिग्री अक्षांश पर पछुआ पवन को गरजता चलीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर पछुआ पवन को प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखती साठा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब मानसूनी पवन की बात करेंगे तो मानसून विशेष पर चलने वाली पवन होती है मानसूनी पवन, जैसे समुद्री समीर या समुद्री पवन, स्थलीय समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर इत्यादि। ध्यान देंगे, समुद्री समीर जो होता है वो दिन के समय चलता है समुद्री हाई प्रेशर से स्थलीय लो प्रेशर की ओर। क्लियर। जबकि स्थलीय पवन जो होता है वो रात के समय चलता है स्थलीय हाई प्रेशर से समुद्री लो प्रेशर की ओर। घाटी पवन की अगर बात करेंगे तो घाटी पवन दिन के समय चलती है घाटी के हाई प्रेशर से पर्वतीय लो प्रेशर की ओर। जबकि पर्वतीय पवन जो चलती है वो रात के समय चलती है पर्वतीय हाई प्रेशर से घाटी लो प्रेशर की ओर। क्लियर। समुद्री पवन होता है जो कि दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलता है। अभी चर्चा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दिया हुआ है। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखित पुस्तक है। रूल्स एंड रूइंस ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखित पुस्तक है। 1983 ईस्वी का विश्व कप हुआ था और 1984 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था, रूल्स एंड रूइंस। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित और न्यू इंडिया एमी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान देंगे 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। नियुक्ति का कार्यकाल होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कितना कार्यकाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त होते, कहने का मतलब कितने वर्ष की तक यह नियुक्त किए जा सकते हैं? तो 6 वर्ष की आयु के लिए यह नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन अधिकतम अगर 6 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है तो ध्यान देंगे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो
वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। यानी कैग जो होता है वो पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होता है, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु अगर वह प्राप्त कर चुका है तो इसका मतलब है कि उसे अब अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा। क्लियर। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो सेवानिवृत्त जब हो जाता है तो भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में किया गया है तथा यह देश के समस्त वित्तीय प्रणाली यानी संघ और राज्य दोनों के लिए वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें जमी रहती है, क्या जमी रहती है? दांतों पर जो परत जम जाता है वह क्या होता है? तो ध्यान देंगे, वह जो होता है भोजन का कण भी होता है, थूक भी होता है, मुख अम्ल भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है। ये सभी शामिल होता है यह दांतों के ऊपरी भाग में जमा हुआ भाग, और यह जो भाग कहलाता है दांतों के ऊपरी भाग वाला जो जम जाता है टर्टर इसे कहा जाता है या प्लेक के नाम से जाना जाता है। जो भोजन के कणों के फंसे रहने थूक अम्ल और बैक्टीरिया के कारण दांतों में परतें जम जाती है और इस परत को क्या कहा जाता है? टर्टर या प्लेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? अपस्फोटक यानी कि एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि पेट्रोल की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। क्लियर। टेट्राएथिल लेड अपस्फोटक कारक या ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है जिसके कारण से वो जो आवाज करने में एनर्जी खत्म होता है वो आवाज नहीं करता है, और जो पेट्रोल होता है वो आसानी से जल जाता है और वास्तविक ऊर्जा प्रोवाइड कर देता है, वास्तविक एनर्जी के रूप में वह कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए टेट्राएथिल लेड यानी TEL जो एक अपस्फोटक रोधी होता है इसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोल में। क्लियर। जैसे कि टेट्राएथिल लेड गैसोलीन को ऑक्टेन प्रदान करता है और जिसकी इंजन को खटखटाहट से रोक देता है, यानी इंजन चालू करेंगे खटखट होकर एनर्जी जो होगा वो खपत हो जाएगा खटखटाने में। लेकिन यही टेट्राएथिल लेड जब मिला दिया जाता है पेट्रोल में तो ऐसे स्थिति में वो खटखटाहट जो एनर्जी खपत हो रहा था उसमें से एनर्जी खपत ना होकर डायरेक्ट वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करेगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? कौन सा प्रांत में पूर्ण बहुमत जो है वो नहीं मिला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, वो है पंजाब राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था 1937 ईस्वी के संपन्न विधानसभा चुनाव में। जरा देखिएगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आदेशानुसार 1936 से 37 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत में, जिसमें मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध में चुनाव हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में, जिसमें से बॉम्बे जहां के मुख्यमंत्री बने BG खरे, मद्रास जहां के मुख्यमंत्री C राजगोपालाचारी बने, मध्य प्रांत जहां के मुख्यमंत्री BN खरे, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में गठबंधन का सरकार बना था, डॉक्टर खान साहब जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और उड़ीसा में BN दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इन 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इसमें से एक प्रांत जो था वो गठबंधन से बना था, वो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। क्लियर। लेकिन उन 11 प्रांतों में से 7 प्रांत में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त की थी। क्लियर। 6 राज्य में तो 6 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, एक प्रांत उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जो है तो गठबंधन की सरकार बनी थी और डॉक्टर खान साहब वहां के मुख्यमंत्री बने थे। इन 7 के अलावा शेष 4 प्रांत सिंध थे जहां मुस्लिम लीग ने आधिपत्य जमाया और अल्लाह बख्श मुख्यमंत्री बने। दूसरा है असम, गठबंधन की सरकार बना, मोहम्मद सादुल्ला मुख्यमंत्री बने। पंजाब तीसरे स्थान पर यूनिस पार्टी का सरकार बना और सिकंदर हयात खान यहाँ के मुख्यमंत्री बने। तथा चौथा है बंगाल, मुस्लिम लीग ने यहाँ पर अपना सरकार बनाया और कृषक प्रजा पार्टी, ये दोनों मिलकर मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी दोनों मिलकर यहाँ सरकार बनाया और फजलुल हक जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कहा गया है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा सुदृढ़ थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है।
लोहा से परिचित थे सैंधववासी, ये गलत बात है। तांबा से परिचित थे, तांबा जिसे अयस कहा जाता है, अयस से सिंधुवासी के लोग जो है वो परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सहनी ने पंजाब यानी वर्तमान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और ये सिंधु नदी पर मिला था, जिस कारण से इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्लियर। सबसे पहले इस हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम जो दिया वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त अरब प्रांत, अच्छा उसका आंसर जो है वो आपका डी आंसर होगा, लौह से परिचित नहीं थे सैंधववासी। इनमें से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? तो अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का सबसे बड़ा शहर जो है वो दुबई है, जहां बुर्ज खलीफा स्थित है। यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहियान है और वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील और मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAFED नेफेड किससे संबंधित है? नेफेड का मतलब होता है कृषि विपणन, कृषि विपणन से संबंधित है नेफेड। नेफेड का पूरा रूप नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। भारत की बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक सहकारी संस्था के रूप में नेफेड को जाना जाता है। नेफेड की स्थापना गांधी जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को किया गया था। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। नेफेड के सदस्य प्रमुख रूप से किसान हैं, जिन्हें नेफेड के क्रियाकलापों में सामान्य निकास के सदस्यों के रूप में विचार प्रकट करने तथा नेफेड के संचालन कार्यों में सुझाव देने का अधिकार होता है एवं उसका बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति रक्षा अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न होती है? तो समुद्र शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न होने वाली जो है वो है एक युद्धाभ्यास। क्लियर। इसके साथ ही भारत और इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति के अलावा गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। भारत और बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो संप्रीति है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकबेरीन है। भारत मालदीव और श्रीलंका को सम्मिलित करते हुए द्विवार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है वो दोस्ती है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नाम से युद्ध अभ्यास का कार्यान्वयन किया जाता है। क्लियर। हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहां संग्रहित होती है? जाहिर सी बात है रिसाइकिल बिन में संग्रहित होगी, रिसाइकिल बिन में यह चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, रिसाइकिल बिन एक ऐसा स्थान होता है जहां विंडोज 95 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के हर संस्करण में हटाई गई फाइलें या फोल्डर्स अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। एप्पल कंप्यूटर में ट्रैश एप्लीकेशन का प्रयोग रिसाइकिल बिन की तरह किया जाता है। जो एप्पल कंप्यूटर होगा उसमें ट्रैश एप्लीकेशन होगा, रिसाइकिल बिन नहीं होगा, लेकिन यह ट्रैश एप्लीकेशन जो है वो रिसाइकिल बिन की तरह ही कार्य करता है। किसी भी फाइल को रिसाइकिल बिन में जाने से रोकने के लिए उसे हटाते समय शिफ्ट की को दबाया जाता है, तो वहां वह रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं जो 1882 ईस्वी में बनी थी वह किसके द्वारा सशक्त की गई थी? तो लॉर्ड रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा भी दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। क्लियर। भारत में लॉर्ड रिपन जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी के द्वारा तक था, इनके द्वारा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों, जिलों में उप विभाग, तहसील में बोर्ड तथा नगरों में न्यायपालिकाओं का गठन करके इन्हें सशक्त किया गया। अतः लॉर्ड रिपन को भारत में भारतीय स्वशासन का जनक के रूप में माना जाता है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत प्रथम नियमित जनगणना हुई 1881 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। प्रथम फैक्ट्री कानून 1881 ईस्वी में, हंटर आयोग का गठन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का गठन 1882, दोनों हंटर आयोग का गठन 1882 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का गठन 1882 ईस्वी में, इडवर्ट बिल विधेयक पारित किया गया 1883 ईस्वी में। ये सभी कार्य लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक कौन सा कार्य सत्य है? भूमि विकास बैंक के बारे में इनमें से कौन सा कार्य जो दिया गया है वो सत्य है?
तो भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों को, कृषकों को दीर्घकालिक ऋण प्रोवाइड करने का काम करती है। क्लियर। पहला भूमि विकास बैंक 1920 ईस्वी में पंजाब के झांग में शुरू किया गया था। हालांकि वास्तविक प्रगति तब शुरू हुई जब 1929 ईस्वी में चेन्नई में भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। यानी वास्तविक संस्थापक जो है वो चेन्नई है 1929 ईस्वी में। क्लियर, भूमि विकास बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया पहल का नाम क्या है? इंडस एक्स वह पहल है जो भारत एवं अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है। क्लियर। यह 21 जून को वाशिंगटन डीसी में आयोजित करने का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारत और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना, क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। लिमोया के मतलब होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। यह 2014 में भारत और यूएसए के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके तहत अधिकृत बंदरगाह यात्राओं, संयुक्त अभ्यास और मानवीय मिशनों के दौरान दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रसद सहायता आपूर्ति और सेवाओं की सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कॉमकासा यानी कम्युनिकेशंस कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यह 2018 में यूएसए तथा भारत के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है जिसमें दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सुरक्षित और अंतर संचालनीय संचार प्रणाली की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही कहा गया है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते, बिल्कुल ही सही कथन है। प्रत्येक 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर। अतः राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान देंगे, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के गठन की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। जबकि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में भारत आया था? वो आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में और इल्तुतमिश ने इसको कोई शरण नहीं दिया था। यानी इल्तुतमिश इससे कोई झगड़ा नहीं मोल लिया। ध्यान देंगे, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जो था वो जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत तक, इल्तुतमिश जो कि 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, इनके इस शासनकाल में 1221 ईस्वी में जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत पहुंचा था। किसका पीछा करते हुए? जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला राज्य जो है वो है मिजोरम राज्य। पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मिजोरम ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इस निर्णय का मुख्य लक्ष्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है। मिजोरम को विशेष रूप से फुटबॉल के प्रति अपने अहम खेल के लिए जाना जाता है। इस राज्य की सर्वोच्च फुटबॉल लीग जो है वो मिजोरम प्रीमियम लीग है। इसके माध्यम से ही प्रतिस्पर्धात्मक रूप से यह फुटबॉल का खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है? देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है सहजीवी के साथ उत्पादक। तो स्वजीवी जो होता है, सहजीवी नहीं सॉरी स्वजीवी का मतलब स्वयं भोजन बनाने वाला, तो ये उत्पादक वर्ग पेड़ पौधे शामिल किया जाता है। ये तो सही मिलान किया हुआ है। दूसरा परजीवी यानी उपभोक्ता, यानी दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करना परजीवी कहलाता है तथा ये उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर क्लास में ही शामिल किए जाते हैं। मृतोपजीवी तो जो मृत जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है उसे मृतोपजीवी कहा जाता है और ये काफी विध्वंसक होते हैं। क्लियर, काफी विनाशक होते हैं, हानिकारक होते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये गलत हो जाएगा। अब ये तृणभक्षी क्या है समझेंगे। ऐसे जानवर तृणभक्षी होते हैं जिनका प्राथमिक खाद्य स्रोत पौधा पर आधारित होता है। क्लियर, पौधे पर ही आधारित होते। इन जानवरों में पाचन तंत्र विकसित किया गया है
जो बड़ी मात्रा में पौधे सामग्री को पचाने में सक्षम होते हैं, जैसे गाय, हिरन इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ये गौण उपभोक्ता नहीं है बल्कि प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल किया जाता है, यहीं पर लिखेंगे। यह जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको। एक तरफ दिया हुआ है तिथि और दूसरी तरफ कौन सा दिवस मनाया जाता है उस तिथि को, जिसके बारे में। तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर, 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर, खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका मिलता है 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप को लॉन्च किया है? सभी 22 भाषाओं में, सभी संवैधानिक 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने के लिए संगम ऐप को लॉन्च किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? तो ध्यान देंगे, यह है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 ईस्वी के अंतर्गत 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जिसका गठन पर्यावरण या संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे के कार्यक्रम की घोषणा की है। 17 दिसंबर को गंगा सफाई दिवस घोषित किया गया प्रत्येक वर्ष। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों ने 11.5 करोड़ खाते खोले थे। इसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दिए गए ऑप्शन में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BIS द्वारा लॉन्च किया गया मानक IS 18,267 अनुपात 2023 का उद्देश्य क्या रहा है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देना, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और उसमें स्थिरता लाने के लिए बढ़ावा देना, इसको शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IS 18,267 अनुपात 2023 कृषि उप उत्पादों से बने भोजन परोसने वाले बर्तन विशिष्टता पर प्रकाशित किया गया। यह मानक देश भर में गुणवत्ता आवश्यकताओं के संबंध में निर्माताओं को व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करता है। इस मानक में बायोडिग्रेडेबल बर्तनों के उत्पादन में विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। क्लियर। तो BIS ने मानक उपाधि दी है IS 18,267 अनुपात 2023 को, जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह एक आंदोलन जो है वो पर्यावरण रक्षा से संबंधित है और वृक्ष को बचाने से संबंधित है। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों की संख्या भारी मात्रा में हिस्सा लिया था। यह आंदोलन भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आप जरूर रिवीजन कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और बहुत आपको धन्यवाद।